जय हिंद साथियों। आज आप मेरे हाथ में एक लेटर देख रहे हैं जो कि कर्नल रण सिंह डूडी साहब की तरफ से लिखा गया है। और ये लेटर लिखा गया है माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय होम अफेयर्स मंत्रालय को और ऑनरेबल कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये लिखा है, किस हैसियत से तो मैं आपको बता दूं, कर्नल रण सिंह डूडी साहब ने हजारों की तादाद में जो हमारे अफसर जेसीओ जवान सेना से निष्कासित कर दिए गए हैं, डिस्चार्ज कर दिए गए हैं विदाउट पेंशन, उनके संदर्भ में और एज ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर इंडिया पार्टी उन्होंने एक एम लिया है कि जो भी पीड़ित हैं, जो सोल्जर, उनको समाज में सम्मान कैसे दिलाना है, उनके सम्मान को कैसे बरकरार रखना है, इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये लेटर लिखा है। आज हम कर्नल रण सिंह डूडी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं सुपर पावर इंडिया पार्टी से, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये जो लेटर लिखा है इसके बारे में बताएं थोड़ा सा खुल के सभी दर्शकों को कि क्यों ये लेटर लिखा है और क्या जरूरत पड़ी। हमारी सेना में सम्मिलित होने के लिए कुछ खास पैरामीटर्स हैं। ऑफिसर्स के लिए अलग है, जवानों के लिए अलग है, उनका मेडिकल, फिजिकल, उनकी क्वालिफिकेशन। उसके बाद में उनके एंटीसीडेंट्स चेक किए जाते हैं। जब वो भर्ती होते हैं उनकी सही की जाती है एंड पुलिस वेरिफिकेशन होती है। जब उनका करेक्टर उत्तम क्वालिटी का होता है, उन्हीं लोगों को सर्विस में लेते हैं। तो एक बात तो स्टेब्लिश्ड है कि जो भी सेना में सम्मिलित होते हैं, जो भी एनीबॉडी हु जॉइन्स द आर्मी जी, हिज करेक्टर इज एक्सीलेंट, अदरवाइज वो भर्ती ना होते। तो कोई भी आदमी 18-20 साल से पहले तो अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे एनडीए हो चाहे जवान हो। तो यानी कि जब तक वो सर्विस में नहीं आया, 18 साल तक, 20 साल तक उसका चरित्र उत्तम था। उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है और बहुत रिगरस ट्रेनिंग कराई जाती है, जो कि हम उसे डिसिप्लिन रहना सिखाते हैं। जी, जो भी ट्रेनिंग में टाइम लगे, 1-1.5 साल से लेकर 4-5 साल तक, अलग अलग कैडर के अनुसार, तब तक भी एक्सीलेंट था। और उस ट्रेनिंग को सही पाने के बाद में जब हम महसूस करते हैं हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ये ट्रेंड हो गया है, वेदर इज एन अफसर और जवान, उसके बाद हम उसे शपथ ग्रहण समारोह कराते हैं। और ओथ में, लिखित में या वर्बली, जिस भी धर्म को मानते हैं उसको हाजिर नाजिर रखते हुए वो शपथ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति एवं उसके अधीनस्थ अधिकारी जो मेरे उच्च अधिकारी होंगे, उनके आदेश पर मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए अपने प्राणों का निछावर करने को तैयार हूं। यानी कि वो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार होता है और यहां तक वो एक्सीलेंट है। तो जब भर्ती हुआ तब भी एक्सीलेंट था, ट्रेनिंग भी आपने कराई है, ट्रेनिंग उसको आपने सही पाया, तब आपने उसे कसम दिला दी है। उसके बाद में कुछ समय तक वो सर्विस भी करता है, तब भी वो एक्सीलेंट है। जी, सडनली उस जेसीओ जवान या अफसर का कोर्ट मार्शल हो जाता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर या समरी ट्रायल पर उसको पनिशमेंट कर दिया जाता है और उसे सर्विस से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप देखिए, जब उसे सर्विस से बाहर निकालते हैं, आप उसकी पेंशन रोक देते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स रोक देते हैं। इसका इंपैक्ट देखिए। इनवेरिएबली जब जवान या अफसर ट्रेनिंग के बाद कसम खा लेता है और यूनिट ज्वाइन कर लेता है, तब उसकी शादी होती है। यानी कि जब उसकी शादी हुई तब वो एक सैनिक था, और सैनिक का धर्म है देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार रहे। इस बात को वो लड़की या महिला इस बात को जानते हैं कि जिससे मैं शादी कर रही हूं फौजी हो, कभी मर सकता है देश के मुलाजिम। यानी कि जो जवान के साथ शादी करती है उसको ये विश्वास है कि मेरा फ्यूचर जवान के साथ सुरक्षित है, सिक्योर है, और वो देश की सेवा के लिए, उत्तम कार्य के लिए गया है। वो तो उसे भी गर्व है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ रही हूं जो अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। तो वो बड़ी खुशी से उनके साथ, और वो भी उसी नेचर की दिलेर, देश प्रेम से ओतप्रोत तभी उसके लिए तैयार होती होंगी। वो जिस दिन शादी करती है वो जानती है कि उसका पति या तो झंडा फहरा के आएगा
विजय हासिल करेगा या झंडे में लिपट के आएगा, शहीद होके आएगा। जी। लेकिन वो मानसिक तौर पर ये सपने लेती है कि मेरा आजीवन सुरक्षित है, किसी भी दशा में अगर वो रिटायर होगा तो पेंशन मिलेगी और नहीं तो फैमिली पेंशन मिलेगी, अगर शहीद हो गया तो वो जानती है कि आजीवन मेरा सुरक्षित है, तब वो शादी करती है। अब हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसी जेसीओ अफसर ने गलती कर दी, उसको सजा मिली, उसे सर्विस से बाहर निकाल दिए। उस लेडी ने क्या गलती की थी जिसने उस सैनिक से शादी की थी, और आज वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, उसका जीवन है वो दुभर हो गया है। उस बच्चों ने क्या गलती करी थी जो उस फौजी के पैदा हुए थे और जो पढ़ाई के पैसे नहीं है तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जी। आज के जो बच्चे हैं कल का भविष्य है। अगर आज हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो कल हमारा भविष्य में विकास उतना नहीं होगा, कल का भारत अच्छा नहीं होगा। तो ये हमारी सामाजिक लायबिलिटी भी है। अब देखिए साहब, आते हैं हम पनिशमेंट के ऊपर। फौज की अपनी कोई पावर नहीं है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं जो रक्षा मंत्रालय से डेलीगेट करके फौज को दी जाती। और हमने ब्रिटिश से इनहेरिट किया था, वो इसलिए किया था कि उस टाइम पर आए दिन युद्ध होते थे, पूरे संसार पर उनका साम्राज्य था, तो कमांडिंग ऑफिसर को इतनी पावर दी गई थी और सीनियर्स को कि A1 वारंट दिया गया था, दे कैन ट्राई को प्रमोशन भी कर सकते हैं। वो इसलिए था कि कोई युद्ध को छोड़ के ना भगे। लेकिन आजकल युद्ध होते नहीं है, इसलिए धीरे 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 उन शक्तियों को मिसयूज होने लग गया। वो सर इसलिए भी तो था कि अगर वो उसकी ट्रायल सिविल में चलेगी तो बहुत लंबा समय भी निकलेगा, अगर वहां पर डिफेंस के अंदर उसकी ट्रायल होगी तो जल्दी फैसला हो जाएगा और जवान भी तैयार होगा आगे युद्ध लड़ने के लिए, अपनी ड्यूटी का निर्वाह करने के लिए। नेचुरली इसीलिए हुआ था कि आए दिन युद्ध होते थे, अगर कोई गलती करता तो उनको पावर दी गई थी उसी टाइम पे पनिश करे, उसको रेक्टिफाई कर ले। अगर वो सिविल में ट्रायल के लिए भेजेंगे तो वो कब तो उसका ट्रायल खत्म हुआ और कब वापस आएगा ड्यूटी पर। तो ये उस समय के हालात को देखते हुए ये कानून बनाया गया था और ये शक्तियां दी गई थी। अब देखिए, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, लेकिन यहां अगर आर्मी में जुडिशरी इंडिपेंडेंट कर दी तो ट्रायल के बाद में जवान कब आएगा, कब लड़ाई लड़ेगा, तब तक तो देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर में पुलिस की पावर, इन्वेस्टिगेटिव पावर, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है FIR के बाद में CRPC 154 में, वो सारी पावर आर्मी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में फैक्ट फाइंडिंग। फिर उसके बाद में जो 364 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हैं, उस तरह से हमारी समरी की पावर है। एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, ऑफिसर रिकॉर्डिंग समरी ऑफ एविडेंस, और उसके सामने जो बयान दिए जाते हैं उनकी वैल्यू एविडेंसरी वैल्यू होती है। और फिर ट्रायल की पावर, जो डिस्ट्रिक्ट असेशन जितनी पावर उसमें होती है, वो ट्रायल एक अडॉक बॉडी बनाई जाती है और वो ट्रायल करते हैं उसका जो पनिशमेंट। तो इस तरह से बाकी समय में वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करते हैं, जो कलेक्टर या DM करता है शासन प्रशासन का, वो अपने जवानों की छुट्टी, पोस्टिंग, प्रमोशन, वो सब कुछ करता है। तो भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर में पुलिसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल तीनों पावर एक आदमी देखता है, इसलिए वो मिसयूज कर जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के कटिंग ऑफ जजमेंट 10-12 जजमेंट है जिनको मैंने कोट किया है। वीडियो बड़ा ना हो, लोगों को बोरिंग ना हो, काम की बात से वंचित ना हो जाए, इसलिए मैं कहना, ये लेटर अवेलेबल है जी। ये सैनिक वेलफेयर चैनल पर भी है और सुपर पावर इंडिया पार्टी के चैनल पर भी। मैं आपको एक जजमेंट लास्ट वाला इसमें बता रहा हूं, जिसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, कमांड एंड क्रेडेंशियल जी, जो ये पावर्स हैं ये मिसयूज हो जाती है, क्योंकि जो आपका सबॉर्डिनेट है वो आपकी तरफ देख रहा है छुट्टी के लिए, पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, कैरियर एडवांसमेंट के लिए, डे टू डे हैप्पीनेस के लिए, यूनिट में भाव के लिए। तो जो हमारी जुडिशियल पावर्स है उनको हम इंप्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स यूज करके और उनको निकाल देते हैं। तो हमारा ये कहना था कि जो जवान अफसर पहले ठीक थे, ट्रेनिंग आपने कराई ठीक थे, वक्त शपथ ली ठीक थे, फिर काफी तक ठीक थे, और बाद में अचानक कैसे खराब हो गया। जब हमारा युद्ध नहीं हो रहा होता है तो पीस टाइम में डिफेंस फोर्सेस का सिर्फ एक काम है, युद्ध की तैयारी करना और एड टू सिविल अथॉरिटी, अगर सिविल शासन प्रशासन में कोई बाढ़ भूकंप आ जाता है उनकी मदद करना। तो जो अधिकारी जिन्होंने कोर्ट मार्शल किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव समरी दी है, पनिशमेंट दिया है, चाहे कोई जैसे जवान अफसर कोई जिसको पनिशमेंट मिला, उसकी ये ड्यूटी थी कि पीस टाइम में उसको ट्रेन करे, और उसने ट्रेन करने की बजाय किसी अपने निजी कारणों से उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, ईगो हर्ट हो गई, उसने उसके अपने पावर को मिसयूज किया और निकाल दिया। तो मेरे भारत के सोच शक्तियों से ये प्रार्थना है कि साहब, मैं रिटायर होने के बाद मैंने एक पार्टी बनाई, सुपर पावर इंडिया पार्टी। इसका मेन एम है वो है नेशनल करेक्टर पेट्रियोटिज्म। अगर हमारे अंदर नेशनल करेक्टर पेट्रियोटिज्म होगा तो गलत एक्शन होंगे ही नहीं।
कोई हमारा जवान जैसे बाहर निकलेगा नहीं, हम उसे ट्रेन करेंगे। और दूसरा है सैनिकों का सम्मान को वापस दिलाना। तो जो हमारे जेसीओ जवान अफसर बाहर जाते हैं, एएफटी में कोर्ट में केस करते हैं, या इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पीड़ित है, एग्रीव्ड महसूस करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो जवान बचपन से ठीक था, ट्रेंड आपने किया, शपथ आपने दिलाई, आपके पास ठीक काम कर रहा था, क्योंकि युद्ध नहीं है इसलिए आपने उसको ट्रेन करने में आप फेल हो गए और आपने उसको सर्विस से बाहर निकाल दिया। आज रोड पकड़े धक्का खा रहा है। जो कभी एक बार देश के लिए जान देने को तैयार था, उस व्यक्ति का सम्मान गिर रहा है। सोशल ट्रायल, लोग स्ट्रीट में आ रहे हो तो कोर्ट मार्शल होकर आ गया, समाज की नजरों में गिर जाता है, उनके बच्चों को वो नौकरियां नहीं मिलती है। तो इस तरह से निर्दोष पत्नी और बच्चों का, बीवी को लाइवलीहुड मिले, बच्चों को पढ़ाई का पैसा मिले। इसलिए मैंने सरकार से गुहार की कि आज तक जितने भी केसेस हैं, एक्सेप्ट फेस होने ने भी, जब जब दुश्मन सामने है उसके सामने अगर किसी ने कायरता दिखाई है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। एक्सेप्ट फेस और इनेमी के जो चार्ज हैं, वो सब चार्जेस उनको वन टाइम वे ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है पार्डन की, बस एक से पिटिशन डला कर कागज बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक बार जितने भी आज तक के जीवित, पीड़ित और जिनको सजा मिली है, उन सबको 50% पेंशन दे दी जाए, जिससे एक सैनिक की बीवी जो सैनिक से शादी करके गर्व महसूस कर रही थी, वो अपमानित ना हो समाज में, और वो जो बच्चे जो कल का भविष्य हैं, उनकी पढ़ाई की डिस्टर्बेंस हो। इसलिए वन टाइम 50% वो दे दी जाए। ये हमारी ऐसी प्रार्थना है, इसी के लिए इस केस को परस्यू करूंगा, इसी की मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो सर ये आपने आह्वान किया है, लेकिन मैंने देखा है 2-4 ऐसे केस सामने आए हैं कि जो आपकी पार्टी के साथ जुड़ गया उसका तो आपने काम करा दिया, बाकी इन लोगों का जो आपकी पार्टी से नहीं जुड़े, जो इस तरह से पीड़ित हैं, क्या उनके काम को भी आप उसी तरीके से कराएंगे? देखिए, मेरी पार्टी का नाम है सुपर पावर इंडिया। जो भी भारतीय भारत की धरती पर या यहाँ का भारतीय पैदा होकर के विश्व की किसी भी धरती पर जो भारतीय है दिल से, वो चाहे पियोन है चाहे प्रेसिडेंट है, हर आदमी मेरी पार्टी, हर हिंदुस्तानी मेरी पार्टी का, क्योंकि हर आदमी सुपर पावर बनाना चाहता। तो मेरे दिल में भेदभाव ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात रही कि जो लोग मेरी पार्टी से जुड़े, जो मेरे मेंबर बने हैं, नेचुरली जो आसपास होंगे, मैं उनका जल्दी ख्याल रखूंगा। बहुत से लोगों के बारे में जानता ही नहीं, तो उसका क्या ख्याल रखूंगा। इसलिए मैं पीड़ित सभी के लिए हूं। जो मेरे संपर्क में आ गए उनके मैंने काम कराने की कोशिश की, संयोग बस हो गई। लेकिन जो लोग मैं जानता भी नहीं हूं, मैं उन्हीं के लिए भी पीड़ित हूं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के वन टाइम। और इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज का भी, जिस तरह से आज उच्च अधिकारियों ने शक्तियों का दुरुपयोग करके सबॉर्डिनेट को पनिश किया है, कल इसी प्रकार से सबॉर्डिनेट भी किसी को एक गाल पर चाटा लगाएं और कोर्ट मार्शल करा के आगे 50% ले ले, ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट फॉर फ्यूचर। सिर्फ पास्ट में आज तक हुए हैं, फ्यूचर के लिए हम उन्हें बताएंगे कि पीस टाइम में उनको ट्रेन करिए। क्या अफसर के पास में किसी शक्ति की कमी है? अगर कोई जवान बदतमीजी कर रहा है, फिजिकल पनिशमेंट दीजिए। अगर वो उससे भी नहीं मान रहा, ट्रेनिंग सेंटर वापस भेज दीजिए, इसकी ट्रेनिंग में कहीं कमी है, वो दोबारा अच्छा बच्चा बन के आएगा। बट पनिश करना और उसको घर भेज देना और उसको दर दर की ठोकर खिलाना, दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, अगेंस्ट द स्टेटस ऑफ द सोल्जर। कर्नल साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से हम चाहेंगे कि आप अपने मिशन में कामयाब हों, और जो लोग पीड़ित हैं अपने, चाहे वो अफसर हो, जेसीओ हो, जवान हो, उनका भला हो। और ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आप नहीं मानते किसी को भी कि वो गलत है। कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है, और आप उस सिस्टम की खामियों को दूर करने की भी वकालत की आपने, अच्छे से सुझाव दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी व्यूअर्स से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कहीं भी कोई पीड़ित अगर ऐसा है तो वो छूटना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं जुड़ पा रहा है तो उसकी मदद करें और बताएं कि आपके लिए आपके ही एक बड़े भाई आज मैदान में हैं आपकी मदद करने के लिए। माननीय लोकेंद्र जी, मैं फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे पास साधन और रिसोर्सेज नहीं थे, मुझे ये टेक्निकल चीज़ें आती भी नहीं। अगर आपका चैनल और आप इस काम के प्रति डेडिकेटेड ना होते तो सभी लाभान्वित को ये लाभ नहीं मिलता। ये मैं जो कर सकता था अकेला कर रहा था। अब आपके माध्यम से सभी जुड़ जाएंगे, शक्ति इकट्ठी हो जाएगी। सो आई फील प्राउड इन सेइंग सो कि मेरे इस मिशन में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपके बिना हम सफल भी नहीं हो पाते। आई एम ग्रेटफुल टू कैप्टन लोकेंद्र इन पर्सन एंड चैनल इन जनरल। थैंक यू सर।
और इस सब के पीछे जो एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है नितिन, उसको हमारे ब्लेसिंग्स। ये कई हजार लोगों की दुआएं वो एक साथ लेगा और एक दिन ये बड़ा आदमी बनेगा। थैंक यू। तो दोस्तों फिर मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।